मेरा नाम आरुष है। मैंने घर में ही शादी हॉल खोला हुआ था। मेरे शादी हॉल में जो भी दुल्हन की शादी होती थी, उसकी शादी हॉल में आने के बाद इज्जत खराब हो जाती थी। आखिर ऐसा क्यों होता था? लड़कियों की इज्जत खराब होने की वजह से गांव के सारे लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो, और गांव का माहौल एकदम से सनसनीखेज हो गया था। मगर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। मैं तो खुद ये बात पता लगा रहा था कि ये सब कुछ आखिर हो कैसे रहा है, क्योंकि मेरे भी घर में जवान बहनें थीं। मैं भला किसी की बहन बेटी की इज्जत कैसे खराब कर सकता था? लेकिन एक दिन जब मैंने पता लगाया कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है, तो मुझे पता चला कि ये सब तो मैं एक गाँव का रहने वाला हूँ। हमारा गांव छोटा तो ज़रूर था, मगर बहुत खूबसूरत था, और इस गांव में सारे ही इज्जतदार लोग रहा करते थे। मेरे परिवार में मेरी 3 जवान बहनें, जिनका मैं इकलौता भाई था, और मेरी एक बूढ़ी माँ भी थी। पिता की मौत हाल फिलहाल में हुई थी। पिताजी के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं पढ़ा लिखा था। मैंने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मेरा नाम गांव के इज्जतदार लोगों में आता था। लोग मेरी बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि मेरे पिता भी इस गांव के एक इज्जतदार आदमी थे। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। मेरा घर बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा था कि मुझे एक दिन प्लान आया, क्यों ना हमारा घर इतना बड़ा है कि मुझे अपने नीचे का पूरा पोर्शन ऐसे लोगों को किराए पर दे देना चाहिए जो लोग शादियां करते हैं, जैसे कि शादी हॉल टाइप। गांव में शादी हॉल की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग घरों से ही शादियां कर लिया करते थे। इसलिए मैंने अपने घर के हॉल को लोगों को शादी हॉल की तरह इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था। लोग इसमें छोटे मोटे फंक्शंस और शादियां भी कर लिया करते थे। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जितने भी लोग मेरे घर से शादी या कोई प्रोग्राम किया करते थे, उसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। मेरा यही काम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ शादियां हुआ करती थी, मैं उन लोगों के घर काम काज में खूब हाथ बटाया करता था और कोशिश करता था कि इन लोगों का फंक्शन अच्छे तरीके से निपट जाए, किसी तरह की कोई कमी न रहे, ताकि अगली बार भी ये लोग मेरा ही घर फंक्शंस के लिए किराए पर लिया करें। हमारे पूरे गांव में हमारे जैसा घर किसी का भी नहीं था, इसलिए मेरा ये तरीका काम कर गया था। मैं अपने इस तरीके से ढेर सारे पैसे कमा रहा था। सब बिल्कुल सही चल रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे घर से शादियां कर चुके थे, मगर अचानक एक दिन मेरे घर पर शादी होने वाली दुल्हन के साथ एक घटना घट गई। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि दुल्हन को बेहोश करने के बाद उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया था। हमारे गांव के एक जमींदार की बेटी की शादी मेरे ही घर से होने वाली थी। मैंने उनको अपने घर का नीचे वाला पूरा पोर्शन दे दिया था, जबकि दूसरी मंजिल पर दुल्हन के लिए एक कमरा भी बनाया गया था। जमींदार अपनी बेटी की शादी से बहुत खुश था, क्योंकि उसकी बेटी बहुत शरीफ थी और हमेशा उसकी बेटी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। वो बहुत अच्छी थी, देखने में भी बहुत सुंदर थी। आज उसकी मेरे घर से शादी होने जा रही थी। दुल्हन की बारात हमारे द्वार पर आ गई थी। बारात का खूब अच्छे से स्वागत किया गया था। उन लोगों को खाना भी अच्छे तरीके से खिलाया गया था, और खाने में वैरायटी भी कई तरह की थी। मैंने और मेरे दोस्तों ने भी उन लोगों का भरपूर तरीके से साथ दिया था, क्योंकि मेरे घर में होने वाली हर शादी में मैं अपने दोस्तों के साथ भरपूर हिस्सा लिया करता था। शादी की सारी रस्में संपन्न हुई थी, और फिर जमींदार ने अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर दिया था। सारे काम सही तरीके से हो गए थे। जमींदार की बेटी इज्जत के साथ अपनी ससुराल को चली गई थी। जमींदार बहुत खुश हुआ था। मुझे मेरे घर के किराए के पैसे भी मिल गए थे। मेरे जिस हॉल से उन लोगों ने शादी की थी, उसकी कीमत उन लोगों ने अपने घर से जाने से पहले पहले ही दे दी थी, और मैंने सफाई करने वाले नौकरों से कहकर हॉल की सफाई करवा ली थी। सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। सारे काम निपटाने के बाद मैं भी अपने घर में आकर लेट गया था, क्योंकि जिसके यहाँ पर शादी हुआ करती थी, खाना तो मैं और मेरा दोस्त इसी शादी में खा लिया करते थे। थक हार कर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया था और गहरी नींद में सो गया था। सुबह मेरी माँ ने मुझे झंझोड़ कर उठाया था। वो कहने लगी कि उठो बेटा, नीचे बहुत सारे लोग आए हैं और तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मैं गहरी नींद में था, इसलिए माँ से कहने लगा, माँ मुझे सोने दो ना, क्यों मुझे तंग कर रही हो? आपको पता है ना कि रात मुझे जागते जागते कितनी देर हो गई थी। मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि गांव के काफी सारे लोग घर के बाहर खड़े होकर तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और हंगामा काट रहे हैं। मैं घबराकर उठा और माँ से कहने लगा कि आप ये क्या कह रही हो?
माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खिड़की से झांक कर देख लो। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जल्दी से उठा और अपना हाथ मुंह धोया और फिर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे की तरफ गया। ये देखकर मैं दंग रह गया कि गांव के बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर मेरे घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे। आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? ये लोग तो सच में बहुत गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि इनके साथ गांव के मुखिया जी, सरपंच जी और बड़े बड़े जमींदार भी मौजूद थे। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि क्या हो गया है आप सब लोगों को? सबका एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? उन लोगों ने गुस्सा करते हुए मुझसे कहा कि आरुष, तुम्हें याद होगा कि रात तुम्हारे घर से एक लड़की की विदाई हुई है। मैंने कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर बात क्या हुई है? सरपंच जी ने आवाज लगाकर उस लड़की को इशारा किया। वो लड़की रोते हुए आगे बढ़ी। ये वो लड़की थी जो रात दुल्हन बनी बहुत खुश नजर आ रही थी और जिसकी बारात यहाँ पर आई थी। अब तो इस लड़की की हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि ये बुरी तरह से रो रही थी और रोते रोते इसकी आंखें भी मोटी मोटी हो गई थी। न जाने ये कब से रो रही थी। मैंने कहा, सरपंच जी इसे क्या हुआ है? तो सरपंच जी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सरपंच जी कहने लगे, ये वही लड़की है जिसकी शादी तुम्हारे घर से हुई थी और यहाँ से विदा होने के बाद इसके पति ने इसे डाइवोर्स दे दी और सुबह ये अपने पति से डाइवोर्स लेकर वापस अपने पिता के पास आ चुकी है। मैंने कहा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? रात ही तो इसकी शादी हुई थी। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई कि इसके पति ने इसे डिवोर्स दे दी? सरपंच जी कहने लगे, क्योंकि कल रात इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसके पति का कहना है कि ये कुंवारी नहीं है, बस इसीलिए उसने इसे डाइवोर्स दे दी। जब ये रोते हुए अपने घर आई और इसके माता पिता ने इससे पूछताछ की कि ये सब कुछ इसके साथ कैसे हुआ, तो इसने बताया कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे घर में ही हुआ है। कल रात जब ये अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो ये बेहोश हो गई थी और फिर उसके साथ किसी ने गलत काम कर दिया। जब ये होश में आई तो इसे पता नहीं रहा कि इसके साथ क्या हुआ है, मगर जब ये विदा होकर अपने पति के पास गई तो उसके पति को साफ साफ पता चल गया था कि ये कुंवारी नहीं रही। इस लड़की की जिंदगी खराब हो गई और ऐसा सिर्फ तुम्हारे घर में शादी करने की वजह से हुआ है। गांव वाले ये बात कहकर शोर मचा रहे थे कि बताओ रात इसके साथ क्या हुआ था, मगर मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। मैं उन लोगों से कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं सच सच कह रहा हूँ। फिर गांव का एक आदमी कहने लगा कि सरपंच जी, मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ इसने ही किया है, क्योंकि ये इसका घर है और ये अपने घर में कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? भला मैं किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ ऐसे कैसे खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी जवान जवान बहनें हैं। इस तरह खूब हंगामा होने लगा था। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम जानती हो उसको जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया? तो वो लड़की तो कुछ भी कहने की कंडीशन में नहीं थी, बस लगातार रोई जा रही थी। मैंने गांव वालों से कहा कि क्या किसी के पास इस बात का सबूत है कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है? मेरी बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए थे। मैंने कहा, हो सकता है कि इस लड़की के साथ पहले ही सब कुछ हो चुका हो और ये लड़की घबराहट की वजह से कमरे में बेहोश हो गई हो। इसे लगा हो कि कल रात ही इसके साथ ये सब कुछ हुआ है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पति ने किसी और बात की वजह से इसे डाइवोर्स दे दी हो। मेरी बात सुनकर सरपंच जी कहने लगे कि ये लड़का ठीक कह रहा है, हमें इस पर बिना किसी सबूत के आरोप नहीं लगाना चाहिए। सरपंच जी की बात पर सारे गांव वाले खामोश हो गए थे और इस तरह ये बात जैसे तैसे खत्म हो गई थी। उस लड़की के फैसले के लिए गांव में पंचायत रखी गई थी। उस लड़की से शादी निभाने के लिए पड़ोस के गांव वाला वो लड़का तैयार नहीं था जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, और फिर वो उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल चुका था। गांव वालों ने जैसे तैसे गांव के एक ऐसे लड़के के साथ उसकी शादी करवा दी जिसकी पत्नी पिछले साल मर गई थी। वो लड़का बहुत अच्छा था और अच्छी जगह नौकरी किया करता था। इस तरह उन दोनों की शादी हो गई और ये मामला जैसे तैसे रफा दफा हो गया था और फिर से मेरे घर में शादियां होनी शुरू हो गई थी। मगर 2 महीने बाद जब फिर से उसी जमींदार के छोटे भाई की बेटी की शादी मेरे घर में रखी गई तो उसके साथ भी वही कुछ हुआ था जो उस लड़की के साथ हो चुका था।
अगले दिन फिर से मेरे घर के आगे भीड़ इकट्ठा हो गई थी और सारे ही लोग हंगामा कर रहे थे कि घर के बाहर निकलो। मैं जैसे ही शोर की आवाज सुनकर घर के बाहर गया तो ये देखकर मैं दंग रह गया था कि फिर से सारे लोग इकट्ठा होकर कह रहे थे कि कल रात फिर से तुम्हारे घर में हमारी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। आखिर तुम्हारा शादी हॉल में ये सब क्या हो रहा है? तुम जानते हो कि इससे पहले भी एक लड़की के साथ ये सब कुछ हो चुका है और तुमने कहा था कि लड़की को उसके पति ने या तो किसी और बात पर डाइवोर्स दे दी होगी या फिर लड़की के साथ ये सब कुछ पहले कभी और हो चुका होगा। इस बार भी दूसरी लड़की का यही कहना है कि उसके साथ ये सब कुछ तुम्हारे शादी हॉल में रात के समय हुआ था, जब अचानक वो तैयार होते समय बेहोश हो गई और फिर जब उसे होश आया तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। जब वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई तो उसके पति ने यह बात कहकर उसे डाइवोर्स दे दी कि तुम कुंवारी नहीं हो, और फिर वो लड़की सुबह के समय अपने मायके वापस आ गई। अब बताओ तुम्हारा क्या कहना है? क्या इस बार भी इसी लड़की के पति को कोई गलतफहमी हुई है? मैं तो उन लोगों की बात सुनकर घबरा गया था। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मगर मैं इस टेंशन में था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कितना इज्जतदार हूँ। मेरे पिता के बारे में भी आप लोग जानते थे। हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने भी किसी की बहन बेटी को नजर उठाकर कभी नहीं देखा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि हर फंक्शन में मैं आप लोगों के साथ काम में लगा रहता हूँ, तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो कामकाज में इतना वक्त ही नहीं मिलता कि मैं एक पल सुकून कभी ले सकूं। खाना भी आप लोगों की नजरों के सामने ही बैठकर खाता हूँ, और फिर जब तक आप लोग अपने घर को वापस नहीं चले जाते तब तक मैं अपने घर वापस नहीं जाता। वो लोग कहने लगे, तो फिर तुम्हारे यहाँ दूसरी बार ऐसा हादसा क्यों हुआ? मैंने कहा, मैं इस बात का कोई जवाब नहीं जानता क्योंकि आप लोगों की ही तरह इस घटना से मैं भी अनजान हूँ। मैंने इस बार फिर से गांव के लोगों से यही कहा था कि क्या कोई ऐसा सबूत है जो ये बात जाहिर करता है कि इस लड़की के साथ गलत करने वाला मैं हूँ। जब लड़की से पूछा गया तो उसने मना कर दिया कि उसे नहीं लगता कि मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया है। इस तरह पंचायत ने इस लड़की के हक में भी कोई सही फैसला करके इस लड़की की जिंदगी को भी बेहतर बना दिया था, मगर मैं इस बात से परेशान था कि मेरे घर में ये सब कुछ कैसे हो रहा था। आखिर मेरी अपनी भी तो बहनें थीं, उन्हें तो आज तक कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। गांव वाले सबका इल्जाम मुझे दे रहे थे। वो तो अच्छा होता था कि मैं अपनी समझदारी से और सबूत की बात करके उन लोगों के सवालों से बच जाता था, मगर मैं परेशान इस बात से था कि अगर किसी दिन इन लोगों को कोई ऐसा सबूत मिल गया जो ये बात जाहिर करता हो कि दुल्हनों के साथ ये सब कुछ मैं करता हूँ, तो मुझे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। आखिर गांव में मेरी क्या इज्जत रहेगी? मेरी माँ ने जब मुझे परेशान देखा तो वो यही कहने लगी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने तो कभी किसी बहन बेटी पर गंदी नजर नहीं डाली, तो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। मेरा कारोबार तो मेरा घर ही था जिसको मैं किराए पर देता, तो लोग मेरे घर से अपने बच्चों की शादी किया करते थे। अब उन्होंने मेरा घर शादियों के लिए लेना बंद कर दिया था। गांव का कोई भी इंसान मेरे शादी हॉल से शादी नहीं कर रहा था। आखिर इसी से तो मेरा अपना घर चल रहा था। मेरा कोई और काम भी नहीं था क्योंकि मैं इस सब से ही अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। कई लोगों को तो मैं इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश भी करता था, मगर कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अब मेरे घर से कोई भी शादी नहीं करता था। मैंने अपना नीचे का हॉल बंद कर दिया था। मेरे दोस्त भी मुझसे इस बारे में पूछते थे कि आखिर तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं दिलाते। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मैं लोगों को तो कई बार यकीन दिला चुका हूँ। बिना किसी सबूत के लोग मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं। मेरे दोस्त भी मेरे साथ मिलकर शादी के कामों में लगे रहते थे। हम 3 दोस्तों का ग्रुप था। जब भी मेरे घर में कोई फंक्शन होता था, मैं अपने दोस्तों को बुला लिया करता था और शादी हो जाने के बाद थोड़े से पैसे उन लोगों को भी दे दिया करता था। वैसे तो वो दोनों ही अलग अलग जगह पर नौकरी पर लगे हुए थे, लेकिन वो लोग शाम को फ्री होते तो मेरे साथ साथ बहुत मेहनत किया करते थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने केटरिंग के लोग नहीं रखे हुए थे। वेटर बनकर मैं और मेरे दोस्त ही बारात में आए हुए लोगों को खाना सर्व किया करते थे। मेरा शादी हॉल वाला काम पूरी तरह से बंद हो गया था। अब मैं खाली बैठा रहता था और सोचता रहता था कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी सच्चाई साबित हो सके और पता चल सके कि आखिर शादी होने वाली दुल्हनों की इज्जत के साथ कौन खेल जाता है। एक दिन मैं बैठा हुआ अपना दिमाग लड़ा रहा था। मैंने सोचा कि ऐसा कौन अनजान इंसान है जो ये गलत काम करेगा, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2-2 शादियों में हो चुका है। फिर मैंने ध्यान लगाया कि दोनों ही दुल्हनों के साथ ये सब बारात आने से पहले ही हुआ था। उस हिसाब से तो बारात वाले लोग तो दुल्हन के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यही था कि ये जो कोई भी था वो हम ही लोगों में से कोई था। लोगों का शक मुझ पर जा रहा है, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैंने ऐसा किया भी नहीं है। मेरे साथ आखिर कौन होता है? मेरे परिवार में भी कोई नहीं है। फिर अचानक मेरा ध्यान मेरे अपने दोस्तों पर गया, मगर मैं अपने दोस्तों पर शक नहीं कर सकता था। मेरे दोस्त बहुत मेहनती थे। आखिरकार वो पैसे के लिए काम करते थे, तो फिर वो ऐसा क्यों करते थे? लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद मेरा ध्यान अपने एक दोस्त अखिल पर गया, जो कि इन दोनों बार दुल्हन की शादी की रस्में होने से पहले किसी न किसी काम का बहाना लेकर बीच फंक्शन से ही गायब हो गया था। सबसे पहली बार जब ऐसा हुआ था तो बारात आने से पहले अखिल ने कहा था कि उसकी